यस सर। ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे कि पिप की वैल्यूएशन, कि पिप की वैल्यू कैसे बनती है। पिप की वैल्यू को काउंट करना, उसको समझना, क्योंकि प्राइस आपको मुख्तलिफ डेसिमल में मिलती है। आप यहाँ पर मार्केट वॉच में जाएं, आप मार्केट वॉच के अंदर अगर देखेंगे तो पिप की प्राइस जो है ना आपको डेसिबल्स के अंदर मिलती है। देखिए हर, जैसे कि ये AUDCHF है, जीरो के बाद कितने डेसिमल्स हैं? ये 2 और ये 2 और ये आखिरी 5। इसके अंदर आपको 5 डेसिमल में, डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज मिल रहे हैं। सही है। यस सर। सर अगर मैं AUDCHF की प्राइस चार्ट के ऊपर ओपन करूं तो यहां पर आप देखिएगा, आप देखें 0.65 छोटे छोटे उसमें है, और 0.3 बड़े में है, और 9 एक पॉइंट बिल्कुल छोटे उसमें है। यस सर। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, अब मैं यहाँ पर प्राइस को लिखूंगा, प्राइस को यहाँ पर लिख रहा हूं 0, उसके बाद फिर 6, उसके बाद फिर 5, और उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 3, और उसके बाद फिर 4। अब ये 4, ये वाला जो हिस्सा है, ये बार बार ऊपर नीचे 1 से लेके 9 तक जा रहा है, 1 से लेके 9 तक जा रहा है। 9 तक। जी सर। इस हिस्से को कहते हैं पिपेट। क्या कहते हैं इसको? पिपेट। पिपेट। ये 3 है ना, अगर ये 4 जी हो सर। जाए, 3 के बाद ये 4 हो जाए, तो ये होता है पिप। क्या होता है? पिप। अगर 3 के बाद ये 4 बन जाए तो 1 पिप हुआ। यस सर। 4 के बाद 5 हो जाए तो 1 पिप हुआ। अगर 3 के बाद 5 हो जाए तो 2 पिप हुआ। यस सर। ठीक है, ये 2 यस सर। पिप हुआ। इसके बाद ये 0 है, 0 के बाद 1, 0 के बाद 1 बन जाए और 1। यहां पर 3 हो जाए, तो ये टोटल कितने पिप हुए? 13। 13 पिप। ये 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा। कहां तक जाएगा फाइनली? 9 तक। 9। 9 के बाद ये वापस 0 हो जाएगा, और ये जो 5 है ये बन जाएगा 6। 6। ये 6 के बाद ये 9 तक जाएगा, तो फिर जो ये 6 वाला ऐसा है ये बन जाएगा 7। 7। अगर काउंट करूं, अगर यहां से ये 6 से 7 होता है, तो मैं 1 का डिफरेंस आया 6 और 7 के बीच में, तो 1 मैंने यहां पर लिखा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। टोटल कितना हुआ? 1000 पिप। 1000 पिप। 603। अगर 1 यहां पर हो और बाकी के 2 0 काउंट करूं, तो ये हो गया आपका 100 पिप। यहां 0 है, यहां पर 1 हो जाए, उसके बाद 3 बन जाए 0, तो ये कितना हुआ? 10 पिप। 10 पिप। 10 पिप। और 3 से ये 4 हो जाए और 1 बने तो ये 1 पिप। एक मतलब पिप। ये 3 चेंज होगा तो 1 पिप, और ये चेंज होगा तो फिर टेंस, जैसे कि वो हम पढ़ते थे, टेंस पढ़ते थे, कांस्टेंट 100 हंड्रेड्स पढ़ते थे, थाउजेंड्स पढ़ते थे। जी। ये इसी तरीके से है। यूनिट, ये है यूनिट, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स। ठीक है, तो जब 3 ये चेंज होगा 4 में तो पिप कहलाएगा। अब मैं इसको यहां से यहां तक देखता हूं, मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस, ताकि आपको वैल्यू की कैलकुलेशन, पिप की वैल्यू की कैलकुलेशन करने आना चाहिए। 1 मिनट के ऊपर जा रहा हूं। कितने में? 1 मिनट के ऊपर। यस सर। कैलकुलेटर के हिसाब से करेंगे। अगर मैं ये प्राइस लेता हूं, ये और ये एक बॉक्स है, यहां से यहां तक,
क्या क्या चेंज होता है हम देखते हैं। ऊपर वाला वैल्यू क्या है 0.65205 Yes, sir. 0.65205 505. ठीक है, क्योंकि अब ये पिपेट के साथ है। किसके साथ है? पिपेट पिपेट के साथ है। माइनस करेंगे नीचे वाली प्राइस 0.5190 0.5190 190 कितना हुआ ये? पिपेट को छोड़ो, 15 पिपेट पिपेट को छोड़ो, 1 पिपेट 1 वन पिप पिप, वन वन पिप। अब यहां से जो ये लाइन है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक खींचूं, यहां से यहां तक खींचूं, यहां पर देखिए ये 1.5 पिप हुआ। कितना हुआ? 1.5 पे। 1.5 पिप क्योंकि वो जो 4 आया ना, मतलब 5 है, यूं समझो ये क्या है, Yes, ये sir. 5 है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर ये 9 तक जाएगा तो 1 पिप कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 5 तक है तो फिर आधा पिप, और 1 शो करता है 1 को। तो ये एक बार कितने की है? 1.5 पिप की। 1.5 पे। अगर मैं इस प्राइस से 2 बार लूंगा तो 3 पिप हो जाएंगे। यस सर। ये फिर आपके 9। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यहां से अगर मैं यहां पर बाय करूं इस जगह पे, और प्राइस मेरी यहां तक पहुंचे, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 18 पिप का। कितना? 18 पिप पिप। अब यहां पर एक और बात करते हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ परसों कैलकुलेटर के ऊपर बात की थी, उसी के ऊपर बात करते हैं। वो कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कहाँ गई लिंक? वो हाँ, मिल गई। पेयर कौन सा है? AUTCHF। AUT CHF यहां पर लिख भी सकते हैं, AUTCHF आ गया। एक पिप इज इक्वल टू 10.41, लेकिन कितने पे? एक लॉट पे। अगर एक लॉट आप परचेज करोगे और एक पिप की मूवमेंट होगी तो 10 रुपए का प्रॉफिट, या 10 रुपए का, $10 का प्रॉफिट, या $10 का नुकसान लॉस होगा। ठीक है, तो अगर 18 पिप मार्केट नीचे आती है, कितना? 18 पिप ऊपर जाती है 18 हमारा, हम जहां पर बाय करेंगे 18 पिप ऊपर जाए, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा? $187 का। ठीक है, अगर हम एक लॉट परचेज नहीं करते, हम एक लॉट का 10वां हिस्सा परचेज करते हैं 0.1, तो 18 पिप का प्रॉफिट क्या रहेगा? $18 अगर माइक्रो लॉट परचेज करते हैं 0.01, $1 तो 18 पिप का हमारा क्या $1 प्रॉफिट रहेगा? 1। तो 1.2 एसएल क्या असर रहेगा यहां पर? ये अगर इतना एसएल होगा तो उसका नुकसान क्या होगा जो हमने अभी देखा? 1.87। तो इतना ज्यादा तो लॉस नहीं है अगर इतना भी ऊपर जाती है मार्केट। लेकिन अब ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां पर कैंडल्स कौन सी हमने सिलेक्ट की हैं? 1 मिनट की H1 पे आ जाए। ठीक है, तो H1 पे आपको यहां पर देखें, इस जगह पे 18 पिप में देखूं कहां पर होता है ये। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18, ये यहां से तकरीबन, यहां से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये 18 पिप होते हैं। 1 मिनट पे ज्यादा दिख रहा था, 1 मिनट पे ज्यादा बहुत दिख ज्यादा रहा दिख था, रहा था लेकिन 1 घंटे के ऊपर कम दिख रहा है, 4 घंटे के ऊपर और कम दिखेगा। तो पता क्या चला हमें कि हम अगर पिप की वैल्यू करना चाहें तो वो डिफरेंट होगी। अब याद रखो, हमने
जब स्टार्टिंग के हिसाब से अगर हम इस लॉट के ऊपर काम करते हैं तो 18 पिप का $2.25 प्रॉफिट हुआ। कौन सा पेयर है? AUD CHF मैं पेयर चेंज कर रहा हूं, कौन सा लगाऊं? GBP USD USD। अब 18 पिप का मैं कैलकुलेट करता हूं 1.80 उसके ऊपर कितना था? 1.87 था। इसके ऊपर कितना हुआ? 1.80। यूरो USD के ऊपर देखता हूं 1.80, सेम थोड़ा सा डिफरेंस होता है 7-8 सेंट का, लेकिन क्यों? क्योंकि यूरो USD AUD USD USD CHF जितने भी हैं इनका एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितना यूनिट होता है? 1 लाख। 1 लाख। लेकिन गोल्ड के अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर यूनिट होते हैं 100। कितने? गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर, गोल्ड का पेयर होता है ना, यस सर। उसके अंदर 100 होते हैं। अब मैं जब गोल्ड चेंज करूंगा आप लोग देखिएगा कि यहां पर पिप साइज, क्योंकि यूरो USD के अंदर 4 डेसिमल प्राइस होती है 1.1234, राइट? यस सर। लेकिन गोल्ड के अंदर प्राइस क्या होती है? 1720.8, राइट? ऐसे होती है ना उसकी इंडेक्स। यस सर। और इसकी इंडेक्स का देखो प्राइस 1.1 के हिसाब से, तो इसीलिए इसके अंदर ज्यादा यूनिट होते हैं। अब गोल्ड के अंदर हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे गोल्ड का अगर पेयर आ जाए XAUSD आ गया, देखना चेंज हो जाएगा। यहां पर 0.01 यस सर। यूरो USD के ऊपर क्या था? 0.0001, चौथे डिजिट पे एक पिप होता है। और गोल्ड के अंदर दूसरे डिजिट दो के ऊपर digit। एक दूसरे पिप। डिजिट में से। यस सर। और यूनिट ट्रेड साइज क्या है? 100। 100। ठीक है, 18 पिप कैलकुलेट करें। 18 एक स्टैंडर्ड लॉट पे, मतलब अगर 100 यूनिट परचेस करते हैं तो, अब यहां पर मैं इसको करता हूं 0.01 वन कैलकुलेट किया तो 18 सेंट हुआ। यस सर। नहीं, यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां पर हमने लिखना है, हमने गोल्ड पे चलना है। यहां से मैं आपको दिखाऊं, गोल्ड को ओपन करते हैं और गोल्ड करेंसी है ना, यहाँ पर गोल्ड की करेंसी है, इसकी स्पेसिफिकेशन में जाना है। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? 100। तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। एक लॉट परचेज करते हैं तो 18, और 0.01 की पिप साइज है इसकी। लेकिन इसकी थोड़ी सी कंफर्मेशन मुझे क्योंकि मैं यहाँ पर अगर इसको करता हूँ ना, थोड़े से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि यूरो USD के ऊपर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर तो लॉट साइज एक है। एक लॉट साइज के ऊपर हमें अगर एक पिप की वैल्यू निकालें तो 10 बनती है। तो गोल्ड के ऊपर निकालता हूं तो ये चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेटर गोल्ड के ऊपर काम नहीं कर रहा। हाँ, गोल्ड के ऊपर यहां पर देखो, अगर इसकी निकालता हूं तो $1 ऐसे तो नहीं हो सकता। 1000 करूं, देखो 10,000 करूं, 100। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर नहीं दिखा रहा, मैं इसको दोबारा कंफर्म करूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये करेंगे, ये गोल्ड के बारे में यहाँ पर बता रहा है, लेकिन ये ऐसे कैलकुलेटर इसके ऊपर ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड का पिप की वैल्यू बहुत डिफरेंट है। यस सर। हाँ, उसकी पिप की वैल्यू डिफरेंट है, वो हम इसको कंफर्म करते हैं। बाकी के सारे पेयर के तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो पिप की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लॉट के हिसाब से पिप की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, वो हम जब आगे
एनालिसिस करने के बाद पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर $200 हैं, ठीक है, अकाउंट के अंदर अगर हमारे पास $200 हैं और $200 का हम कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं, 10%, तो कितने पिप का एसएल होना चाहिए वो कैलकुलेट करके दिखा देगा, और कितना लॉट साइज हम प्लेस करें ऑर्डर, तो ये सारा कैलकुलेटर बता देगा कि अगर आपने $10 का नुकसान लेना है, यहाँ पर 200 का तो $20 हो जाएगा 10% पे, $20 आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपको लॉट साइज कितना डालना चाहिए, तो लॉट साइज ये खुद बताता है कैलकुलेटर, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये थी हमारी ट्रेड की कैलकुलेशंस। इन ट्रेड की कैलकुलेशन के हिसाब से अभी के लिए इतना काफी है। जब मजीद आगे चल के ट्रेडिंग करेंगे तो फिर उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन को मजीद हम समझेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर बचा ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप, जैसे मेरा एक गोल्ड का ट्रेड चल रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेड चल रहा है गोल्ड के ऊपर, मैंने 1 मिनट के ऊपर लगा लेता हूं। ये देखिए एंट्री कहां पर है, ये नीचे एंट्री है, और एसएल जी कहां सर। पर है, ऊपर। लेकिन हमेशा एसएल तो नीचे होता है ना, बाय के नीचे होता है ना एसएल, यस सर, वही तो। बाय के नीचे मैंने एसएल लगाया। अब प्राइस मेरी बाय से ऊपर है, यस सर। जी सर। अब मैं अपनी बाय की एंट्री को सिक्योर कैसे करूं? मैंने एसएल को उठा के बाय के ऊपर रख दिया, बाय के ऊपर रख दिया। ऊपर। अब जैसे मार्केट नीचे आएगी तो पहले मेरा एसएल हिट होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। यहां से एसएल को उठा के बाय के ऊपर रखने को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप। अब प्राइस यहां पर है, मैं कहता हूं कि इतना प्रॉफिट बुक हो जाए और प्राइस ऊपर चलने दो, लेकिन यहां पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ट्रे को मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा। अब यहां पर मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है? 2.17 यूएसडी का। अगर प्राइस नीचे आई तो 2.17 यूएसडी का प्रॉफिट होगा और ऑटोमेटिकली ट्रेड मेरा क्लोज हो जाएगा। मेरी बाय की एंट्री यहां पर है और ये मेरी एसएल है। अब मैं जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी मैं एसएल को ऊपर करता जाऊंगा। एक वक्त आएगा जब एसएल हिट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? यस सर। ट्रेलिंग। ट्रेलिंग स्टॉप। यस सर। इससे अभी मुझे क्या है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। अब आंखें बंद करके मैं अपनी एंट्री यहां पर लगा के रखी है, मैं अभी तो बिल्कुल प्राइस का नजदीक है, मैं बाय के ऊपर रख लेता हूं एंट्रीज को यहां पर। अब चाहे मार्केट नीचे आए मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। अगर ये प्राइस 3 दिन तक ऊपर चलती है, ये प्राइस अब इतना नीचे गिरी है, अगर ये 3 दिन तक ऊपर की तरफ जाती है, यहां तक जाती है प्राइस, तो मुझे 230 पिप का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं जाती, वापस नीचे आ जाती है, कोई बात नहीं है, मुझे तो नुकसान नहीं होने वाला। मतलब कब कहां तक हमें टेंशन होती है? हमें टेंशन होती है कि हमारी प्राइस से कम 10 से 15-20 पिप नीचे आ जाए। जहां पर हम बाय कर रहे हैं तो वहां से ऊपर चला जाए मार्केट, और जहां पर सेल कर रहे हैं तो 10 से 15 पिप हमारा नीचे आ जाए, फिर हम अपने एसएल को हटा के एंट्री के नीचे कर देंगे। अब हमें कोई डर नहीं है, नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप इस एसएल को बाय के नीचे रखेंगे तो आपको इतना एसएल नुकसान होगा। देखो माइनस में 3.67 है ना, इतना आपको नुकसान होगा। अगर इसके ऊपर रखा तो नुकसान नहीं होगा। 0.48 यूएसडी प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, भले आपका ट्रेड क्लोज जाए। अगर इसने एसएल को हिट कर दिया तो इसका मतलब है मार्केट अब नीचे जाना चाहती है, नहीं दे रही तो प्रॉफिट नहीं दे। बाकी आप अगर इस प्रॉफिट को बुक करना चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, आपकी मर्जी है, ना करो तो ना करो, वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगी, इतना नीचे गिरी है ऊपर तो जाएगी। इस तरीके से जैसे यहां तक चली जाएगी प्राइस, फिर मैं इस एसएल को ऊपर करता जाऊंगा, वो प्रॉफिट मेरा पीछे से सेव होता जाएगा, प्रॉफिट मेरा सेव होता जाएगा। इस तरीके से ये हमारे
इंट्रीज और हम ट्रेलिंग स्टॉप ऐसे कर सकते हैं। अब हम आगे Yes, sir. चलते हैं अपने फेज 2 की तरफ। अब फेज 2 के अंदर क्या है? फेज 2 के अंदर हमने बेसिक प्राइस एक्शन को पहले समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक, विक एंड रिजेक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, मोमेंटम एंड कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो आप सबको पता है कि कैंडल के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है, और उसके पैटर्न्स को अभी सबको पता है। Yes, sir. विक्स एंड रिजेक्शन के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में गुफ्तगू करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनडिसीजन कैंडल्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, Yes, sir. जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और ये ऐसे विक बनते हैं, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये भी विक बनते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। यहां पर एक ऐसी एक कैंडल बनती है जिसको इनडिसीजन कैंडल कह सकते हैं। यहां से मार्केट नीचे की जी। तरफ आती है, ये मार्केट नीचे की तरफ वापस आ गई। दूसरी सेम तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, बड़ी सी स्ट्रांग कैंडल बनती है, उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब अगर मैं देखूं, इस लेवल को देखूं और इस लेवल को देखूं, यहां पर एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन का मतलब हुआ कि किसने इनडिसीजन किया? बायर ने इनडिसीजन किया कि हम ऊपर नहीं जा रहे। यहां पर किसने इनडिसीजन किया? कोई इनडिसीजन नहीं है, बायर अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन सेल आई है। अब आपने काम करना है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीक्स के ऊपर देखना है कि जब बायर इनडिसीजन करते हैं तो वो लेवल दोबारा काम करती है, नहीं करती? ये लेवल दोबारा काम करती है कि नहीं करती? नहीं करती। क्या डिफरेंस है? इस डिफरेंस को समझने के लिए हम अगर चार्ट के अंदर चलें, ओपन चार्ट देखते हैं, इनडिसीजन हमने कैंडल को देखना है। ये वाली सप्लाई इनडिसीजन सप्लाई है, ठीक है। H4 के ऊपर हम चेक करते हैं, ये देखो। अब यहां पर क्या हुआ था? या बायर की इनडिसीजन को ढूंढना है, ठीक है, जहां पर बायर की इनडिसीजन कैंडल हो। ये क्यों ऐसा हो रहा है? अभी गई थी बाहर की इंडिसीजन कैंडल से। यहां पर बायर की इनडिसीजन कैंडल को देखना है, ये वाला बायर की इनडिसीजन कैंडल है। बायर की इनडिसीजन कैंडल के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। Yes, और sir. जब भी ये लेवल हमारी ब्रेक होती है, उसके बाद मार्केट कितना नीचे गिरती है, और यहां पर भी बायर की इनडिसीजन कैंडल बनी है, ठीक है। ये भी इनडिसीजन कैंडल, ये भी इनडिसीजन कैंडल। इस इनडिसीजन कैंडल के ऊपर देखो मार्केट कैसे नीचे गिरती है। यहां पर बायर ने इनडिसीजन किया है, वीकनेस दिखाई है, ऐसे Yes, sir. ये इनडिसीजन इन्होंने दिखाया है बायर ने, ठीक है। और सर इन डिसीजन तो मतलब थोड़ा सा बता देंगे क्या? हाँ, वीकनेस वो- मतलब देखो कि हम वहां पर बाइनरी में पढ़ते थे कि इनडिसीजन होती है डोजी कैंडल, डोजी ठीक है। कैंडल। बाइनरी में हम ये पढ़ते थे कि ये इनडिसीजन है। यहां पर भी इनडिसीजन ये वाली होती है, लेकिन अगर ऐसी कैंडल बन जाए आपकी, ये भी हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं इसको, जब इसमें इतना सा डिफरेंस नहीं है, ताकि आपको पता चले कि ये भी एक किस्म की इनडिसीजन कैंडल ही होती है। डोजी है एक टाइप से। ये भी एक किस्म का डोजी होता है, ये बायर के हिसाब से बने, ये भी एक किस्म का डोजी होता है, फॉरेक्स का डोजी। ठीक है। इस किस्म का ये हम इसको डोजी काउंट करते हैं। जैसे कि यहां पर ये कैंडल, Sir. इनसे हम सप्लाई एंड डिमांड बना सकते हैं। आपको इन कैंडल को पहचान होनी चाहिए। ये वाली जैसे कैंडल है, पीक पॉइंट्स के ऊपर, बॉटम पॉइंट्स के ऊपर, इनकी Yes, पीक sir. पॉइंट के ऊपर और बॉटम पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू होती है। अब आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करते हैं, एक बात को याद रखिए, कौन सी? ये H4 की रिजेक्शन है। ये क्या है? H4 की रिजेक्शन है। ये H1 के का रिवर्सल हो सकता है। बिल्कुल सर। ये H1 के ऊपर रिवर्सल
हो सकता है सर। और M15 पे ट्रेंड हो सकता है। M15 पे क्या हो सकता है? ट्रेंड। ट्रेंड हो सकता है सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। आप देखें कि हायर टाइम फ्रेम की रिजेक्शन ऐसे, इन रिजेक्शन को यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हमने लाइन लगाई ये वाली, ये आप लोगों को क्लियर कट है ना कि ये रिजेक्शन है। हाँ, ये वाली Yes, क्लियर कट है कि yes. आपकी रिजेक्शन है, और मैंने यहां पर एक ये वाली लाइन भी लगा दी। सही है, Yes, brother. ये क्लियर कट है कि ये हमारी रिजेक्शन है। H1 के ऊपर देखो, यहां से ये क्या है, H1 के ऊपर भी एक कैंडल तो ग्रीन है ना। उसके अंदर भी रिजेक्शन है, Yes. उसके अंदर भी भले रिजेक्शन है, लेकिन Reaction. एक कैंडल आपकी जरूर है। ठीक है, अब इसी को आप यहां पर देखें, M30 के ऊपर यहां पर एक कंप्लीट कैंडल है और यहां पर एक रिजेक्टेड कैंडल है। ठीक है, अगर इसी को M15 के ऊपर देखें, यहां पर कितनी कैंडल्स बन गई? 1 2 3, एक करेक्शन तीन वेव candle. बनी, सर ये एक करेक्शन बन गई, ये करेक्शन, 3 कैंडल कम से कम करेक्शन की साइन होती है। अब 3 कैंडल करेक्शन हुई, अगर इसको 5 मिनट पे देखें, यहां से लेके यहां पर एक वेव बनी है। अगर इसको 1 मिनट पे देखें, एक ट्रेंड बन जाएगा सर। यहां से लेके यहां तक ये एक ट्रेंड बना है। सोचिए, यस सर। अब अगर ये बात याद रखें, तो जब 1 मिनट पे हम होते हैं तो कहते हैं अप ट्रेंड शुरू हो गया। जब बाइनरी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड हो गया, देखो ट्रेंड लाइन बन गई। हाँ, यस सर। जी। और हम फेल हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं, कोई 3 से मतलब 1 घंटा सवा घंटा होता है तो ये ट्रेंड हमारा फ्लॉप हो जाता है। यस सर। हम कितना जल्दी में समझ जाते हैं 1 मिनट पे ट्रेंड बन गया, हालांकि ये तो करेक्शन थी, हालांकि ये तो करेक्शन थी, एक Correction. रिजेक्शन थी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हायर टाइम फ्रेम की रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम की के अंदर एक Reversal. रिवर्सल होता है बहुत बड़ा सा। यस तो सर। अब आप लोगों को एक पॉइंट ये बात समझ में आनी चाहिए, कभी भी अगर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे, कभी भी बाइनरी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर वो आपको लगे ना कि ये अप ट्रेंड है, तो आप यस सर। हायर टाइम फ्रेम को देखना, कहीं वहां करेक्शन तो नहीं है, कहीं वहां पर कोई रिजेक्शन तो नहीं है। आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर के लिए ये चलेगा और फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। आ जाएगी। तो तब हम समझते थे, वहां पर हम क्या समझते थे बाइनरी के अंदर, कि यार देखो इसने यहां पर भी सपोर्ट किया, 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 अब इस बार जब यहां पर आएगा तो सपोर्ट जरूर करेगा, यस मार्केट सर। नीचे की तरफ आ जाती है, फिर मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाती है। कहते हैं यार कैसे, देखो यहाँ मार्केट ने तो हमें उल्लू बना दिया, हालांकि उल्लू हम खुद ही बने हुए थे। ठीक है, कि हमने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर तो देखना था ना कि वहां पर क्या है, रिजेक्शन थी, यहां पर तो एक ट्रेंड बना हुआ था छोटा सा। यस सर। तो ये फर्क रखिएगा जरूर हमेशा, कि मेजर ट्रेंड तब पता चलता है जब आप हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड मिले। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, AUDCHF है, अब 1 मिनट पे क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अब हम यहाँ पर ये जो 4 चार्ट है ना, इन चारों को AUDCHF बनाते हैं। क्या बनाते हैं? AUDCHF, ताकि मैं आपकी सारी ये बातें क्लियर कर दूं, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कैंडलस्टिक को रीड करने की। जब भी हम चार्ट को रीड करेंगे, हम ऐसे डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को रीड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे रीड करते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता। यहां पर ये हमने किया H4 को, इसको क्या है H4, और ये हमने कर दिया H1, ये हमने कर दिया 15 मिनट, और ये हमने कर दिया 5 मिनट। ठीक है, H4 पे क्या चल रहा है, ये देखें, डाउन ट्रेंड।
ये H4 पे डाउन ट्रेंड है, H1 पे भी डाउन ट्रेंड है, और M15 के ऊपर भी डाउन ट्रेंड डाउन है सर। ट्रेंड है। तो M5 के ऊपर ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गई थी ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये करेक्शन थी। अगर यहीं पर Yes, अब sir. आप 1 मिनट को देखें तो अब आपको यहां पर पता चल जाएगा कि ये भाई अप ट्रेंड नहीं है। आपने क्या वेट करना था? आपने ये वेट करना था जब 1 मिनट के अप ट्रेंड के ऊपर जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और शुरू हो वो जाएगी। ब्रेकआउट ट्रू रहेगा। क्यों? इसलिए ट्रू रहेगा कि मेजर डाउन ट्रेंड है, मेजर डाउन ट्रेंड है, 15 मिनट डाउन ट्रेंड है, और ये वाला जो है ना 1 मिनट के ऊपर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ने लिक्विडिटी को 1 मिनट की लिक्विडिटी को ब्रेक करके अब डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगर मैं देखूं कि कहां पर ब्रेक किया, अगर मैं इस प्राइस को पहचान लूं, ये इस प्राइस को पहचाना, कौन सी प्राइस थी जब ब्रेक किया? 0.65341। यहां पर अगर मैं ये सेम लाइन लगाऊं 0.6431 0.65341 65 तो ऊपर है सर, ऊपर है 3 इधर ही। ये वाला, ठीक है। यस सर। देखो यहां पर हमें पता नहीं चला था, हमें यहां पर कहां पता चलता जब इस मार्केट ने यहां पर ब्रेक करना था कि भाई मार्केट वापस नीचे आ गई। 1 मिनट ने हमें कहां पर बता दिया? यहां पर ही बता दिया 1 मिनट पे कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। देखो पहले पता चल गया। यस तो सर। हम इस रनिंग कैंडल को अगर वेट भी करते हैं, इसको अगर वेट भी करते हैं तो हमारा पैटर्न कौन सा बन गया? यहाँ पर एक एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। तो आपने एंगल्फिंग के बाद आपने ट्रेड किया तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई। यस सर। इसी तरीके से जो हमने पैटर्न्स को पढ़ा है वो पैटर्न्स हम ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करेंगे। याद रखिएगा, अगर H4 आपका डाउन ट्रेंड है, H1 आपका डाउन ट्रेंड है, तो M15 के ऊपर जो भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनेगा आपका सक्सेसफुल पैटर्न बनेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। नहीं आपका होगा। पैटर्न मार्केट के अंदर नीचे आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन आपने क्या काम किया? आपने कहा कि मॉर्निंग स्टार काम करेगा, नहीं किया इसने। एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये पैटर्न्स, ट्रेंड जाएगा सर। ये ट्रेंड के ऊपर हमें देना है, ये फेल हो जाएगा। यस सर। तो जितने भी Yes, sir. पैटर्न्स होते हैं बुलिश के अंदर, वहां पर बाइनरी में तो हम इसलिए काम करते थे कि वो एक पैटर्न, एक कैंडल को हमने ट्रेड करना होता था, यस ठीक सर। है। लेकिन यहाँ पर तो वो Yes, sir. एक वाला सही सीन ही नहीं है। यस सर। यहाँ पर पूरे ट्रेंड को हमने करना है, जितना ज्यादा नीचे आएगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, उतना प्रॉफिट तब होगा। तो हमने Yes, sir. मल्टी टाइम फ्रेम को हमेशा याद रखना है कि मल्टी टाइम फ्रेम पे क्या है। अब आप एक अंडरस्टैंडिंग देखो, H4 पे एंगल्फिंग है तो अगली कैंडल नीचे, H1 पे एंगल्फिंग है तो मार्केट नीचे, M15 पे एंगल्फिंग है तो मार्केट नीचे। तो बताओ कि ये अप ट्रेंड कैसे बन सकता है M1 के ऊपर? जी नहीं सर। जी नहीं बनेगा। तो यहां पर बेरिश की साइन है, यहां पर बेरिश की साइन है, यहां पर बेरिश की साइन है। तो यहां पर अगर कोई सोचे कि अप ट्रेंड बनेगा, नहीं बनेगा। यहां पर बुलिश की साइन बने, यहां पर ये रेड कैंडल वीक हो जाए, यहां पर रेड कैंडल वीक के बाद यहां वीक होगी तो यहां पर कोई एंगल्फिंग या पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनेगा। यहां पर थोड़ी सी मार्केट की एक वेव बनेगी, करेक्शन से थोड़ी सी बड़ी, यहां पर अच्छा सा ट्रेंड बनेगा। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। अब उसके बाद हम एक और पैटर्न देखते हैं, कोई सा भी GBP USD को देखते हैं, ठीक है। गोल्ड का निकालिए सर। गोल्ड इसको करें, गोल्ड गोल्ड को करें। हम्म, कौन बोल रहा है? लक्ष्मी लक्ष्मण, पता नहीं सर। लक्ष्मण बोल रहा है। ये भाई गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर आ जाए। गोल्ड के ऊपर अभी न्यूज की वजह से ट्रेंड ही चेंज हो गया है, नहीं तो पहले ट्रेंड दूसरा था, ठीक है। अब ट्रेंड था। हाँ पहले अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही थी, देखो लिक्विडिटी ब्रेक हुई है, लेकिन वापस ही जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये इसके ऊपर आएगा आप लोग स्टेट टेंशन नहीं लो, नहीं बोला सर। ये वापस वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ये मार्केट में अभी इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन वापस इसको ऊपर जाना है, क्योंकि जाना ये लिक्विडिटी ब्रेक हुई है। ये वाले एरिया है जहां से आपकी डिमांड बनती है, और इस डिमांड के से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी।
कौन सी डिमांड है? ये वाली डिमांड बनती है आपकी, इंडिसीजन कैंडल के साथ डिमांड बनती है ये वाली, और यहां से मार्केट को ऊपर जाना है ऐसे। क्योंकि अभी ऑलरेडी गोल्ड 1900 को टच करके ये बॉटम बना चुका है, तो 1700 ये बिल्कुल बॉटम है। यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर ये न्यूज नहीं आती तो यहाँ से मार्केट आज देखो कि ऊपर जा रही यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर हाई तो बनाया है, 1 2 3 स्टेप पे बनाया था, लेकिन यहाँ से उसने न्यूज की वजह से ऊपर बनाते बनाते मार्केट में नीचे गिरा दिया है। और इतना जल्दी मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा कभी कि इतनी ज्यादा न्यूज का इफेक्ट हो, क्योंकि हर पेयर के ऊपर इफेक्ट आया है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये वापस जाएगा, अभी ये सपोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? ये हाँ सपोर्ट बनेगा सर। डबल सपोर्ट बना के उसके बाद फिर ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। M15 पे भी ऐसे होगा, क्योंकि विदाउट पैटर्न कैसे ऊपर जाएगा? पैटर्न तो हो ना, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, अब ये करंट मार्केट है, इसको छोड़े, थोड़ा सा पीछे जाएं, इस जगह पे आते हैं। ये आपका है, ये आपकी लाइन कौन डाउन सी है? ट्रेंड। ये कॉन्सेप्ट आपका है ये वाला, आपको सेम जगह पे हर जगह पे SI प्राइस का एक्शन देखना है। ये कौन सी जगह होगी आपकी? 25/8 को, ये 9 बजे, ये है, ठीक है, 25/8 को 9 बजे, और यहाँ पर 25/8 को 9 बजे। ये 12, ये 10, यहाँ पर तकरीबन 9 है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखें यहां से डाउन ट्रेंड, ये करेक्शन के बाद डाउन ट्रेंड, इसने बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग का सिग्नल दे दिया, ठीक है। और 1 घंटे के ऊपर क्या सिग्नल था? मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, H4 के ऊपर आपको किसका सिग्नल मिला है? एक बेयरिश इंगल्फिंग का। यहां से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये वाली जो प्राइस है ना, यहाँ पर आपको बेयरिश इंगल्फिंग मिला है। हमें जैसे कि बाइनरी के अंदर हम बेयरिश इंगल्फिंग बनती थी, फौरन हम ट्रेड करते थे, लेकिन हम फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं करते। फॉरेक्स के अंदर जैसे बेयरिश इंगल्फिंग मिलती है, जब ये ब्रेक होती है ना, तब हम ट्रेड करते हैं। जब ये ब्रेक होती है, इसका नीचे वाला लो पॉइंट, जैसे कि एक आपने ये ग्रीन कैंडल मिली और एक ये आपको रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। आप एंट्री कब करते हो? जब ये वाला विक ब्रेक होता है, उसके बाद आप एंट्री करते हो, ठीक है। यहाँ जी पर सर। कहीं पर एंट्री करते हो और आपका ऐसे लिया रहता है, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये एरिया था यहाँ पर ये इंगल्फिंग बन चुकी। अब इसका बनने का टाइम फ्रेम क्या था? ये था तकरीबन 13, हम 15 तक देखते हैं या 17 तक, जैसे 17 तक। अब यहाँ पर मैं आपको कंफर्मेशन करके दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ। यहाँ पर 26 को 17 ये एंगल्फिंग बना, यहाँ पर एंगल्फिंग के बाद करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद इसने ब्रेक किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक चीज, वो क्या है कि आपका लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ, इस सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिला है? एंगल्फिंग। एंगल्फिंग। ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन, एंगल्फिंग एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर है, करेक्शन के बाद एंगल्फिंग मिला है, मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये एंगल्फिंग बन गया आपका और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इसी हिसाब से देखा जाए तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या बनाया है? एक जिगजैग बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है अगर यहां पर, तो H4 पे कैसे दिखता है? इंगल्फिंग। और यहां पर क्या दिखता है? ऐसे पैटर्न। तो सेम थिंग अगर आप देखें, आपको M5 पे क्या दिखता है? 1 मिनट को छोड़ दो, M5 के ऊपर आ जाओ। ये कौन सा हमारा प्राइस है? M5 के ऊपर हम 25 अगस्त को देखेंगे,
और 25 अगस्त के दिन 8 नहीं 17 पे यहां पर देखो, ये 25 के दिन यहां पर आप देखें ये क्या बना है, ये एक रेंज एक बॉक्स आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है। यस सर। अब देखो मैं कैसे इसको अलाइन किया, 5 मिनट पे एक रेंज बनी और वो ब्रेक हुई, लिक्विड 15 मिनट पे रेंज बनी वो ब्रेक हुई, इसी दौरान H4 पे एक हायर लो बना वो ब्रेक हुआ, इसी दौरान H4 पे एक बेयरिश इंगल्फिंग बनी। हर तरह से हमें क्या बोला, हमने किसको Down कंफर्म किया, हमने 5 मिनट को कंफर्म किया कि 5 मिनट में ये रेंज ब्रेकआउट डाउन की तरफ ट्रू हुई, क्या हुई, व्यू क्योंकि यहां पर बना इंगल्फिंग और ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है, तो यहां से इंगल्फिंग बनाए तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगी। तो इस तरीके से जब ये बॉक्स ब्रेक होता है तो मार्केट वापस नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। यहां पर भी आपका बॉक्स ब्रेक होता है। तो आप पैटर्न्स को कहां से कैसे कंफर्म करोगे, आप पैटर्न को देखो। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि एक एग्जांपल मुझे मिल जाए अच्छा सा, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, और वो मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में दिखाता हूं कि अगर 5 मिनट पे इंगल्फिंग बनता है तो हायर टाइम फ्रेम पे वो क्या दिखता है। ये देखो ये क्या है, इंगल्फिंग, सही है। बिल्कुल सर। मैंने यहां पर देखूं कि टाइम क्या है, यहां पर 22:30 का टाइम है, 25 तारीख को 22:30 का। तो यहां पर मैंने इसको क्या करूंगा, यहां पर 25 को 22:30 कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जी सर। जाएगा। यहां पर ये देखो हुआ, यहां पर आ गया। सेम में इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, मुझे यहां पर लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहां पर टाइम बस डाल दूंगा, वहां पर लाइन खड़ी हो जाएगी 22:30। H1 पे क्या दिख रहा है देखूं तो सही, ये H1 पे दिख रहा है, ठीक है। H4 पे 22:30, ये है इंगल्फिंग के बाद ये वाली लाइन देखो कि ये कितनी अच्छी इंगल्फिंग दिख रही है, कितनी स्ट्रांग इंगल्फिंग दिख रही है, मार्केट ऊपर भी जा रही है। H4 क्या, H1 M15 क्या मुझे दिखा रहा है कि यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकेगी, राइट। H1 क्या दिखा रहा है कि मार्केट ने हायर लो बना के ऊपर आई है, यहां पर ऑलरेडी एक इवनिंग स्टार बन चुका है, यहां पर एक इवनिंग स्टार ऑलरेडी बन चुका है। इवनिंग स्टार के बाद की ये मूवमेंट है, मतलब एक डाउन ट्रेंड, यहां पर एक पैटर्न बना, मार्केट नीचे आई, फिर इवनिंग स्टार बना है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, यहां पर एक अच्छा सा इंगल्फिंग बन रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, तो लोग समझेंगे कि अप ट्रेंड शुरू हो गया। हाँ, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहां पर ऊपर लेवल है जहां पर पीछे बेयरिश पैटर्न है, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो देखें कि यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल थी, सेम रेजिस्टेंस लेवल यहां पर आएगी तो आपकी वर्क करेगी, क्या करेगी, वर्क करेगी। देखो अगर मैं बोलूं कि ये सप्लाई जोन है मेरी और मैं यहां से सेल करूंगा तो फिर कैसा सेल होगा बताओ, अच्छा सेल होगा सर। यहां से सेल होगा तो मार्केट नीचे आई। बिल्कुल सर। क्या किया मैंने सिर्फ 5 मिनट को देखा, उसी जगह पे 15 मिनट की एसएनआर को देखा, उसी जगह पे H1 को देखा, उसी जगह पे H4 को देखा, मुझे सारे तीनों पेयर्स ने क्या बताया कि नहीं, ये वाली जो लेवल है, ये वाला जो पैटर्न है, ये एक करेक्शन वेव के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन जब ये वापस नीचे उतरेगा तो अच्छा सा नीचे उतरेगा। तो जो बाय करेंगे अच्छा सा मूवमेंट समझ के, जो सेल हुआ तो कैसा सेल हुआ, अब जब सेल हुआ तो ये कितना पिप हो गया, ये पिप आपका बन गया यहां से लेके यहां तक 61 पिप, कितना 61 पिप का हुआ।
अब यहां पर जो ये लेवल जो बनी यहां पर रुकी क्यों? अब इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि ये लेवल यहां पर क्यों रुकी इस जगह पे। ठीक है, यहां से कितना पिप हुआ, यहां से लेके यहां तक का, ये तो 143 पिपा 61 पिप यहां पर हुआ था। ठीक है, ये 143 पिप होता है यहां पर। इसको अगर माइनस करें थोड़ा सा तो आप देखें कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है यहां पर ये थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ दिखता है। अब एक बात याद रखो, मार्केट के अंदर कितने किस्म की मूवमेंट होती है? दो किस्म की मूवमेंट होती है जब ट्रेंड चलता है। अब इस मूवमेंट के अंदर और इस मूवमेंट के अंदर मुझे दिखाओ स्लोपी मूवमेंट कौन सी है? स्लोपी मतलब सर? ये होता है स्लोप, यस सर। ये होता है स्टीप। ये क्या है? सर स्लोप। स्लो ये क्या है? स्टीप। स्टेप। स्टीप स्ट्रांग है या स्लोप स्ट्रांग है? स्लोप। स्लोप स्ट्रॉन्ग। स्टीप एग्जॉशन की निशानी होती है। किसकी? एक्सॉशन की Exhaustion. निशानी। एग्जॉशन की। आप याद रखिएगा जब भी मार्केट स्लोप में आएगी, यहां पर अगर 10 कैंडल ने ऊपर मूवमेंट की है और इस 10 कैंडल ने पीछे 30 कैंडल को कवर किया है तो ये वापस गिरेगा, वापस गिरेगा। गिरेगा। तो याद रखिएगा ये कभी भी ट्रेंड नहीं बनाता। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं थोड़ा सा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे कि यहां पर देखो, इस मार्केट ने यहां से आते वक्त आपको पता है, ये मैं इससे मैं दिखा सकता हूं कि यहां से यहां तक कितनी कैंडल्स हैं, कितनी कैंडल्स हैं? 33 कैंडल हैं। कितनी? 33। 33। और ऊपर जाने के लिए कितनी कैंडल लगी? 10 10। ये गिरेगा, ये गिरेगा। गिरेगा, पक्का पक्का गिरेगा। गिरेगा। और ये ऐसे जैसे गिरा। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको मैं ये आइडिया बता रहा हूं, ये भी आप चेक कीजिएगा। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी कैंडल्स हैं? 6। और यहां तक कितनी कैंडल गई ऊपर? 1। एक ही कैंडल। एक कैंडल ने 6 को कवर किया। ये वापस इसी ओपन प्राइस तक मार्केट जरूर आएगी। ठीक है, ये कैंडल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, मैं कैंडल्स के बारे में सारी आपको एजुकेशन दे रहा हूं। तो कैंडल्स को आपने इस तरीके से देखना है। यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक प्राइस आई थी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितनी प्राइस है? 9 कैंडल। नो कैंडल। और ये 1 2 3 स्लोप में ऊपर जा रही थी। एक कैंडल ने इसको कंट्रोल किया। कितनी कैंडल को कंट्रोल किया? 1 2 3 4 को। अब वापस प्राइस ओपन को टच करने के लिए जाएगी, गई। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आप एक साइड स्लोप को देखो, एक साइड स्टीप को देखो। अगर आपको एक साइड स्लोप मिलता है और एक साइड स्टीप मिलता है, स्टीप मूवमेंट एग्जॉशन की निशानी है। वो मूवमेंट ट्रू नहीं होती, वो मूवमेंट वापस आ जाती है, वो मूवमेंट वापस आ वापस जाती आ है। जाती है सर। अब 5 मिनट के ऊपर 15 मिनट के ऊपर ऐसा मुझे कोई मिले तो फिर मैं आपको दिखाऊं। यहां पर भी देखो, ये बहुत ज्यादा कैंडल्स होती हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। यहां पर देखो, ये क्या है? ये स्लोप है। हाँ, अगर मैं यहां इस स्लोप से लेके मैं यहां तक, ओ बार वो धमाका हुआ है, मेरे ख्याल ट्रांसफार्मर उड़ गया। यहां से देखो यहां तक क्या हुआ? 58 कैंडल, 58 कैंडल ने सर। डाउन ट्रेंड बनाया। यस सर। और कितनी कैंडल ने 58 कैंडल को कवर किया? 10। इस रेजिस्टेंस से बाकी नीचे गिरेगी, इस रेजिस्टेंस से। और गिरी उतना ही गिरेगी जितना 58 ने बनाया था। ये चीज लो तक एक्सपेक्ट करेंगे सर हम। हाँ। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ? यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, यस सर। यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो कितनी कैंडल्स ने किया है? कोई
41 39 41 कैंडल्स हैं लगातार, ठीक है। जी और यहाँ पर कितनी कैंडल्स ने इसको कवर किया? 10 ने। 10 10 कैंडल। प्राइस ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस की वजह से रुक गई, लेकिन ऊपर जरूर गई, ऊपर जरूर गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो किस्म की मूवमेंट को कैंडल के अंदर देखना है। एक होती है स्टीप मूवमेंट और एक होती है स्लोप मूवमेंट। लो मूवमेंट। अब कैंडल जब चलती है तो कैंडल चलने से प्राइस को दो किस्म की प्राइस होनी चाहिए। एक मतलब हम कहते हैं कि प्राइस एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंट मूवमेंट होनी चाहिए, इनएफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। इनएफिशिएंट मतलब कि तेजी में प्राइस आई है लेकिन एक तरीकेकार के साथ नहीं आई। कैसे? अच्छी प्राइस कैसे चलती है? अच्छी प्राइस ऐसे चलती है, एक विक बनता है, अब कितना एरिया कवर हुआ, ये मार्केट नीचे गिरी है, दूसरी प्राइस ऊपर चलती है, ऐसे करके फिर यूं गिरती है, ये एक एरिया टेस्ट हुआ, वापस नीचे गिरा। तीसरी प्राइस चलती है ऐसे, पहले ऊपर इस विक को टच करती है, उसके बाद फिर नीचे गिरती है, उसके बाद फिर चौथी प्राइस आती है, फिर ऐसे इस तरीके से इसको करती है। अक्सर आपने पैसे देखा होगा प्राइस के अंदर ऐसे विक होता है, हाँ। जी सर। इस विक जी को सर। अगर मैं देखना चाहूं, इस विक को अगर मैं देखना चाहूं, जी जी। यहां पर देखो, यहां पर प्राइस चलिए, ये कैंडल का विक तो चलो कवर हो गया इसके साथ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये प्राइस चली और ये प्राइस चली, ये एक पूरा का पूरा गैप हो गया, ये वाला। जब ये प्राइस और ये प्राइस का विक और ये प्राइस का विक, ये थोड़ा सा गैप है, ये प्राइस का विक और इसमें इतना गैप, ये काउंट हो जाएगा। अब यहां पर बिल्कुल प्राइस अच्छी चली है, देखा। इस प्राइस को कहते हैं इनएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट। अगर प्राइस सही तरीके से चलती है उसको बोलते हैं एफिशिएंट, मतलब विक से विक मार्केट कवर कर दिया है। अगर इनएफिशिएंट हो गई, जैसे कि मार्केट के अंदर ऐसे एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है, और मार्केट अगर यहां से यूं गिरी, स्पीड में गिरी, और यहां से मार्केट आई, अब मार्केट ने इनएफिशिएंसीज पैदा करना शुरू की। एक इनएफिशिएंसी इस विक से इस विक तक, एक इनएफिशिएंसी इस विक से इस विक तक। इस इनएफिशिएंसी को बोलते हैं हम इम्बैलेंस। ये मार्केट कैंडल्स ने क्या बना दिया? इम्बैलेंस। जब भी इम्बैलेंस बनेगा तो मार्केट कितना भी नीचे जाए, इसको वापस यहां पर जरूर आना है, इसको वापस यहां पर जरूर आना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट। हाँ, याद रखिएगा, इसको एट एनी कॉस्ट वापस आना है। अब यहां पर आप देखें इन प्राइसेस के, ये मार्केट ने इस एरिया को देखें, यहां से मार्केट गिरी है, ठीक है, यहां पर इनएफिशिएंसीज पैदा हुई हैं, इस जगह पे इनएफिशिएंसी पैदा हुई हैं। कितना भी मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, इसको वापस इसी जगह पे जरूर जाना है। जब यहां पर प्राइस आई, ये इसने लो बनाया, कौन सा वाला? ये वाला। अब इसके यहां से यहां तक जितनी भी इनएफिशिएंसीज थी वो सब की सब फिल हो गई, सबके सब फिल हो गए। अब देखो यहां पर फिल हो गई। ये मार्केट इस जगह से क्यों गिरी? ये मार्केट कहां से गिरी? यहां से। इसको टच क्यों किया? ये इनएफिशिएंसी देख रहे हैं आप, इस विक से इस विक तक, और मार्केट कहां से गिरी? उसी जगह से। इसको फिल कर दिया इसने, इस इनएफिशिएंसी को, देखो टच किया और मार्केट दोबारा वापस नीचे की तरफ गिरी। लेकिन इनएफिशिएंसी यहां पर फिल नहीं हुई थी, इनएफिशिएंसी फिल फिर भी रह गई थी। नहीं रह गई थी, मार्केट को चैन नहीं आया। आखिरकार क्या हुआ देखो, उसी जगह को इनएफिशिएंट को फिल करके फिर मार्केट देखना कैसे गिरी, यहां से इनएफिशिएंट करके मार्केट ऊपर। अब मार्केट ऊपर क्यों गई? क्योंकि
इस लेवल को इस लेवल को इस लेवल को सिमिलर बना दिया मार्केट ने। अब जब सिमिलर लेवल बनेगी, एक दफा काम करेगी, दूसरी दफा काम करेगी, तीसरी दफा काम करेगी, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको आ जाएगी लालच। उनको क्या आ जाएगी? लालच। लालच। ये लेवल तो बार बार काम कर रही है, ये लेवल बार बार काम कर रही है, अब तो अगली बार आए तो मैं यहाँ पर, हमारी पता है आदत क्या है, अगर मैंने आप लोगों को एक ऑफर दी कि भाई 10 दो मैं 20 करके दूंगा, ठीक है, आपने 10 दिए, मैंने 20 करके दिया, दूसरी बार बोलो कि यार ये तो डबल हो गए वाकई पैसे, 20 दो इसको 40 करके दे। आप लोगों ने 20 दिए और मैंने उसको 40 करके दे दिया। 40 है, आप तो खुश हो जाओगे यार, देखो 40 जब आपको मिलेंगे ना, आप बोलो कि यार ऐसा करता हूं, घर में सेविंग पड़ी हुई है 5,000 रुपए की, वो और 40 ये, जो 80 मिल गए मुझे, 80 भी दो, इसको 5,000 भी दे दो, अब ये उसका भी डबल कर देगा और उस वक्त ये बाकी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। समझे? ये रिटेल ट्रेडर्स ऐसे सोचते हैं। क्या यहां पर मैंने 0.01 का ट्रेड किया था, प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। यहां पर मैंने 0.1 का ट्रेड किया था, वेरी गुड, प्रॉफिट हो गया। यहां पर दोबारा जब मार्केट आई है, अब मैं करता हूं 1 लॉट का ट्रेड, देखता हूं कैसे प्रॉफिट होता है। क्या हो गया? 0। ये हमारा ट्रेडर्स, हम जो रिटेल ट्रेडर्स, हम अभी तक रिटेल ट्रेडर्स हैं, अब हम जो है ना स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे। तो रिटेल ट्रेडर्स ऐसे सोचता है, हमेशा यही ऐसे सोचता है कि ये लेवल है, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाए, सब कुछ बनाए। भाई एक दफा जितना मार्केट आपको यहाँ पर दिखाएगी ना मजा, ऐसा मजा लूटेगी यूं। जब मार्केट नीचे गिरेगी ना, तो रिटेल ट्रेडर छोड़ो यार, और नीचे, यहां से तो ऊपर आएगी, यहां से तो ऊपर आएगी, ऐसा नीचे गिरेगी कि वापस आएगी नहीं 3 दिन तक। कब तक क्या रखोगे, कब तक होल्ड करोगे? एक लिमिट है अकाउंट की ना, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म। इसी तरीके से लेवल्स कैंडल के हिसाब से भी हम मजीद इसको सीखेंगे। आज का टाइम कंप्लीट हो गया है, कल इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कैंडल्स के अंदर आप लोगों ने आज ये चीज सर्च करनी है। क्या सर्च करना है? एक रेड कैंडल के अंदर विक हो, दूसरी रेड कैंडल ऐसे बने और तीसरी रेड कैंडल के अंदर विक हो। अगर इसके अंदर गैप है तो ये एक लेवल लगा के चेक कीजिएगा कि काम करती है कि नहीं करती। ये काम करती है कि नहीं करती। नहीं करती। आज का काम टाइम फ्रेम खाली कौन सा यही सर? है। हाँ, टाइम फ्रेम कोई सा भी कर लो, टाइम फ्रेम? जो दिल चाहे कर लो, टाइम फ्रेम जो दिल चाहे, ठीक है। आपको रिएक्शन आप लोग देखिएगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम गोल्ड रेट तो बात लगा उतना दी सर। इतना अच्छा। इस चीज को आज आप लोगों ने कंफर्म करना है। ये चीज जब तक आपके जहन में बैठेगी ना, तो फिर आप लोगों को मजीद कैंडलस्टिक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और उसकी मूवमेंट के बारे में समझ में आ जाएगा कि कैंडल ऐसे क्यों बनती हैं, वापस इतनी बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, इस तरीके से इंडिसिशन कैंडल्स ऐसी क्यों बनती है। तो इस चीज को आप कंटिन्यू करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। फिर कल मजीद जी डिस्कस सर। करेंगे सर आहिस्ता आहिस्ता। जी भाई। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जो आपने बताया था स्प्रेड वाला ना, हाँ, सर उसके लिए अपन कौन सा ब्रोकर सर्च करें और अकाउंट ओपन करें उसके लिए? कमीशन और स्प्रेड वाला जो बताया था आपने। उसके लिए मेरे कंट्री के हिसाब से तो आईसी मार्केट बेस्ट है, लेकिन आपकी कंट्री के हिसाब से आज सर्च करूंगा, फिर कल क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। जी सर। सर या मेरे हद तक जहां तक जहन में आ रहा है एक्सनेक्स सही है फिर भी आपकी कंट्री के हिसाब से, लेकिन देखता हूं मैं इसको मजीद कंफर्म करता हूं, क्योंकि मैंने 2 बंदों को अकाउंट ओपन करवाया था आपकी कंट्री में, उनको एक्सएनएक्स से कराया जी था, क्योंकि वो आपको डिपॉजिट फंक्शंस बहुत अच्छा देता है, डिपॉजिट ऑप्शंस अच्छे देता जी है। तो अभी मैं मजीद उसको जी देखता हूं कि अभी इस आरबीआई की रिपोर्ट के बाद अभी क्या डिपॉजिट के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं आई, फिर वो मैं उसे कंफर्म करके आपको फिर मैं बताता हूँ कि कौन सी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर ले। एक वेबसाइट है, ओके सर। एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, ठीक है ना। ओके ट्रस्ट वॉलेट। हाँ, वहां पर हमने देखना है मजीद कि वहां पर क्या उनके रिव्यू आ रहे हैं आजकल, ठीक है। मैं कंफर्म करूं फिर मैं आपको ओके कल सर। बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक। Okay. श्योर सर। सर थैंक यू, हाँ थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर।